हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने सबको वादा किया था कि मैं एक क्विक वीडियो बनाऊंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर पे। तो ये मैं एक क्विक वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके कल के बोर्ड के लिए थोड़ी बहुत तैयारी हो सके और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व हो सके कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर पे। देखो, जो बंदे अब 12th में नए नए हो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। उनके लिए मैं इन डेप्थ वीडियो बाद में बनाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका बोर्ड का एग्जाम कल है और कल मैं ये वीडियो हटा दूंगा। तो अब देखो, इस वीडियो में मैं फटाफट कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरा चैप्टर करा दूंगा। क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। पहला मैं कवर करूंगा क्वेश्चन हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर मैं करूंगा हु एंड अगेंस्ट हुम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, कौन और किसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, थ्री टायर रिट्रेसल मशीनरी और रोल ऑफ एनजीओ। ये सारे टॉपिक मैं एड्रेस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हु इज अ कंज्यूमर, वट नहीं होगा, क्वेश्चन यहां पे आएगा हु इज अ कंज्यूमर, कौन कंज्यूमर होता है। क्योंकि देखो, ये इससे रिलेटेड एक केस स्टडी आ सकती है 1 या 3 नंबर की। रीजन बीइंग, देखो, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि हम कंज्यूमर हैं बट हम कंज्यूमर नहीं होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की स्पेसिफिक डेफिनेशन है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो आप तभी एक कंज्यूमर कहलाओगे। आपकी जो बुक है उसमें बहुत फैंसी डेफिनेशन दे रखी है कंज्यूमर की। मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूंगा कि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है, और ताकि अगर आपकी कोई केस स्टडी है तो आप समझ सको केस स्टडी से रिलेटेड क्या आ सकती है कि क्या ये इंसान कंज्यूमर है या नहीं है। अब देखो, कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए। वो खुद कंज्यूम करने के लिए गुड्स और सर्विसेज लेता है। अगर कोई इंसान गुड्स और सर्विसेज ले रहा है रीसेल के लिए या फिर कोई कमर्शियल यूज के लिए तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर फोन लिया है, मैंने फोन खुद चलाने के लिए लिया है तो मैं हूं कंज्यूमर। बट अगर मैं एक दुकानदार हूं जिसने फोन लिया है और मैं बेचना चाहता हूं तो मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगा और मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं कर सकता अगर फोन खराब निकला तो। और कमर्शियल यूज, अगर मैं कुकर खुद यूज करने के लिए, खाना बनाने के लिए लेता हूं अपने घर का, तो मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा। पर अगर मैं एक दुकानदार हूं जो खाना बनाता है, एक मैं ढाबा हूं, तो अगर मैं ढाबे में कुकर इस्तेमाल करता हूं तो मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगा क्योंकि मैं उस कुकर को कमर्शियल यूज के लिए यानी पैसा कमाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो ये होता है कंज्यूमर। ये लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं जो पर्सनली यूज करते हैं उन्हें ही हम कहते हैं कंज्यूमर। बाकी रीसेल और कमर्शियल यूज वालों को हम नहीं कहते। अब कौन कौन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी कंपनी के अगेंस्ट अगर उसको कोई डेफिशिएंसी मिली है गुड्स और सर्विसेज में। कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में जिसको डिफेक्टिव गुड और सर्विसेज मिली है। कोई रजिस्टर कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकती है क्योंकि एनजीओज होते हैं और आप खुद अपने मोहल्ले में या एरिया में बैठ के सारे लोग मिलकर एक रजिस्टर करा सकते हो कंज्यूमर एसोसिएशन। तो कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकती है कंप्लेंट। कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है किसी कंपनी के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस अगर कोई गुड और सर्विसेज में डेफिशिएंसी पाई गई है तो। जैसे इसका एग्जांपल है मैगी। मैगी के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कंप्लेंट फाइल करी थी, स्टेट गवर्नमेंट ने, जब मैगी में डेफिशिएंसी पाई गई। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, मतलब क्या है, मानो एक गुड से कई सारे कंज्यूमर्स पे असर पड़ा। मानो हमारी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मतलब कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारी नहीं है, उसने एक मेडिसिन बनाई, उससे लगभग 10,000 लोगों के सबकी डेथ हो गई वो मेडिसिन खा के। तो क्या है कि एक या फिर कई सारे 10-20 कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस कंपनी के अगेंस्ट उन 10,000 लोगों के लिए। और अगर वो कंपनी केस हार गई तो उन्हें 10 के 10,000 लोगों को रिड्रेसल करना पड़ेगा, उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा। लीगल हायर ऑफ डिसीज कंज्यूमर, मतलब क्या है कि डिसीज कंज्यूमर मतलब अगर मानो कोई प्रोडक्ट यूज करके कंज्यूमर मर गया हो तो उसका लीगल हेयर कंप्लेंट फाइल कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में। मतलब मानो कुकर यूज कर रहा था तो कुकर फट गया तो उससे मर गया कोई किसी के घर का मेंबर, तो उसका लीगल हेयर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, यानी जो लीगल वारिस है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंपनी के अगेंस्ट। अब देखो किस किस के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो सकती है। किसी सेलर के अगेंस्ट फाइल हो सकती है, मतलब किसी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट फाइल हो सकती है, किसी डीलर के अगेंस्ट फाइल हो सकती है। अब देखो मेरे क्वेश्चन मेरे से स्टूडेंट्स मेरे है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि सिर्फ सीधा मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट क्यों ना जाके फाइल कर दे, हम क्यों सेलर या डीलर के अगेंस्ट फाइल करेंगे। देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है, मानो एप्पल का आपने लैपटॉप मंगाया या एप्पल का आपने फोन मंगाया फ्लिपकार्ट से। अब फ्लिपकार्ट की डिलीवरी में
जब कोरियर आपके पास पहुंचा उसके बीच में फोन टूट गया और आपके हाथ में टूटा हुआ फोन आया है, तो फिर उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, उसमें सेलर या फिर डीलर की गलती है, क्योंकि उन्होंने आपके पास डिलीवरी ठीक नहीं पहुंचाई, उनके डिलीवरी सिस्टम में कमी थी जिसकी वजह से फोन टूट गया रास्ते में। तो फिर इसमें मैन्युफैक्चरर की तो कोई गलती है नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल ठीक गुड भेजा था। तो फिर इस वजह से आपको इस केस में आपको सेलर या डीलर के अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ेगा रादर देन कि मैन्युफैक्चरर। या फिर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इफ फाउंड डेफिशिएंट। आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अगर आपको उसकी सर्विसेज डेफिशिएंट लगी है। फॉर एग्जांपल, आपने इंश्योरेंस कराया था, आपको इंश्योरेंस, आपके घर में कोई बीमार हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस कवर नहीं दिया कुछ बहाना लगा के, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। या फिर आपने स्कूटी अपनी मेंटेनेंस के लिए, क्या कहते हैं उस चीज को मैं भूल रहा हूं, हाँ, आपने सर्विस के लिए दी है अपनी स्कूटी, सर्विस में आपको लग रहा है कि आपकी सर्विस अच्छे से नहीं हुई आपकी स्कूटी की और आपके कुछ पार्ट्स बदल लिए, तो फिर इस केस में आप फाइल कर सकते हो कंप्लेंट जिस भी इंसान ने आपकी स्कूटी की सर्विस करी है। तो फिर आते हैं हमारे राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, केस स्टडी या डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये हमें बताता है कि क्या क्या राइट्स है कंज्यूमर्स के पास जो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर इनसे कोई भी कंपनी या राइट छीनने की कोशिश करती है तो फिर कंप्लेंट करी जा सकती है कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। इसका क्या मतलब है कि देखो कुछ गुड्स जो होते हैं वो हमारे लिए हजार्डियस होते हैं, मतलब क्या है, वो हमें किसी तरीके का नुकसान दे सकते हैं, जान या हानि का। तो मतलब कुछ गुड्स होते हैं जैसे कुकर हो गए, कुकर फट सकता है, उससे डेथ हो सकती है। या फिर मेडिसिन हो गई, मेडिसिन में अगर कुछ उल्टा सीधा सॉल्ट डल गया है, कुछ क्वांटिटी आगे पीछे हो गई, तो फिर बहुत तगड़ा उसका इंपैक्ट हो सकता है हमारी बॉडी पे। या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, उनका डर होता है बहुत ज्यादा इंजरी पहुंचाने का। तो फिर ऐसे जो गुड्स हैं उनके बारे में कंज्यूमर को एजुकेशन मिलनी चाहिए कि ऐसे गुड्स वो बिल्कुल सोच समझ के ले, और ऐसे गुड्स जो हैं वो एक बारी कंफर्म करने के बाद ले कि ये बिल्कुल सेफ्टी स्टैंडर्ड से मिलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप लेते हो तो आपको आईएसओ मार्क देखना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना है और ये गुड इस्तेमाल करने में आपको कोई खतरा नहीं है अगर ये आईएसओ स्टैंडर्ड में है। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी गुड दे रहे हो, खरीद रहे हो, आपके पास पूरा राइट है, कोई भी गुड या सर्विसेज खरीदते हुए आपके पास पूरा राइट है कि आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, या फिर उस गुड को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, कैसे वो मैन्युफैक्चर हुआ है, कब वो बना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कहाँ बना है, क्या किस कंपनी ने बनाया है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन लेने का पूरा राइट है। कोई कंपनी आपसे उस गुड के बारे में या सर्विस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छुपा सकती। फिर है राइट टू बी हर्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी गुड या सर्विसेज जो भी आपने खरीदी है, आपको उससे कोई भी तरीके की शिकायत है, आपको लगता है कि आपको खराब या बेकार चीज दी गई है, तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हो उस कंपनी के अगेंस्ट, और आपकी जो कंप्लेंट है उसकी पूरी पूरी सुनवाई होगी। फिर है राइट टू सीक रिड्रेसल। इसमें सबसे पहले देखो इंग्लिश समझने वाली बात है कि रिड्रेसल का क्या मतलब होता है। रिड्रेसल का मतलब होता है रेमेडी, मतलब कोई तरीके का इलाज। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको उस जिस भी बंदे ने आपके साथ बुरा किया है, आपको उसका राइट है कि आपके पास कि आप उससे इलाज लो। तो राइट टू सीक रिड्रेसल क्या कहता है कि अगर किसी कंपनी की गुड्स और सर्विसेज से आपको डिससैटिस्फैक्शन है, आपको वो डेफिशिएंट लगी, आपको वो घटिया क्वालिटी की लगी, या फिर उस गुड्स और सर्विस की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है, तो आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप उस कंपनी से रेमेडी अपने ले लो। मतलब क्या है, आपको जो भी नुकसान हुआ है या फिर आपको जो भी कमी लगी है वो उस कंपनी को ठीक करनी पड़ेगी, आपके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, और आपको जो भी रिलीफ बनता है, जिस भी अमाउंट में आपको लॉस हुआ है वो पूरा रिलीफ जो है कंपनी को देना पड़ेगा, वो उस चीज से पीछे नहीं हो सकती। और फिर है लास्ट राइट टू चूज। राइट टू चूज क्या कहता है कि जो कंपनीज हैं उनको अपने कंज्यूमर्स को पूरा राइट टू चूज देना चाहिए। मतलब क्या है, बहुत वाइड रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए अपने कस्टमर्स को, जिसमें से कस्टमर्स चूज कर सके जो भी उन्हें सबसे अच्छा लगे। कंपनीज ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि पेप्सी और कोको कोला एक साथ एक गुट बना ले और फिर पेप्सी और कोक का प्राइस बिल्कुल
25-30 रुपए कर दे कांच की बोतल का, ताकि वो कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे गुट बना के कंपनीज नहीं चल सकती, ये लॉ के अगेंस्ट है। कंपनीज को पूरी चॉइस देनी चाहिए कस्टमर को, जिसमें कि कस्टमर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी वो चाहे चूज कर सके। अब हमारा आता है 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। एक राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स और एक ये 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी, इससे पूरे पूरे क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब ये टॉपिक क्या बताता है कि मानो आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज, आपने गुड या सर्विस ली किसी कंपनी से और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आप कहां जाओगे? तो देखो हमारी जो गवर्नमेंट है इंडियन, उसने 3 तरीके की हमारे सेटअप की है एजेंसीज, या फिर आप जिसे कह सकते हैं पावर हाउसेज, या कुछ भी कह सकते हो यार, कमीशन सेट किए हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। आप इन तीनों में से जा सकते हो कुछ क्राइटेरिया कवर करने के बाद। वो क्राइटेरिया क्या है हम पढ़ते हैं और चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अगर देखो आपकी गुड और सर्विसेज जो भी आप जिससे डिससेटिस्फाइड हो वो 20 लाख रुपए से कम है, प्लस आप जो भी आपको जो भी नुकसान हुआ है उस गुड्स और सर्विसेज के खराब होने की वजह से, वो सारा कंपेंसेशन क्लेम मिला के और आपके गुड्स और सर्विसेज मिला के अगर आपका जो क्लेम है वो 20 लाख से कम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। मतलब कहने का क्या है, देखो मैंने रिसेंटली एचपी पे केस किया था क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब था। मेरा लैपटॉप था 30,000 रुपए का, पर मैंने एचपी पे क्लेम किया 1 लाख रुपए का, क्योंकि पहली बात मेरी लॉयर की फीस थी उसमें, और प्लस मुझे जो नुकसान हुआ है, मेरा जो कई महीने सालों लैपटॉप नहीं चला, उस नुकसान को मिला मिलू के मैंने 1 लाख रुपए का क्लेम किया एचपी पे। तो फिर इस केस में मैं जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे। अगर आपका क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ का है तो फिर आप जाओगे स्टेट कमीशन पे, और अगर आपका क्लेम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा का है तो फिर आप जाओगे नेशनल कमीशन पे। अगर मानो फिर अगला है, जो कि अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मानो जो भी पार्टी, ऑब्वियसली बात है एक पार्टी वो होगी, 2 पार्टीज होती है हर केस में, जिसने केस किया है और जिस पे केस हुआ है, तो जो भी पार्टी हारती है, चाहे जिसने केस किया हो वो हारे या फिर चाहे जिस पे केस हुआ वो हारे, अगर वो कोर्ट के दिए हुए जजमेंट से खुश नहीं है, उन्हें लगता है कि जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो गलत है, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आप जजमेंट से खुश नहीं हो, तो जजमेंट पास होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन पे जा सकते हो, अपना जो भी केस है, जो भी आपका सुनवाई है उसको लेके। बट ये चीज याद रखना कि आपका जो कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें जो भी पार्टी हारी हुई है, उस हारी हुई पार्टी को 30 दिन के अंदर अंदर ही जाना पड़ेगा स्टेट कमीशन पे। उसके बाद अगर वो जाए तो फिर उसकी सुनवाई नहीं होगी। अगर आपका केस स्टेट कमीशन में चल रहा था और आप स्टेट कमीशन के दिए हुए ऑर्डर से खुश नहीं हो, तो फिर आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। जब भी जजमेंट आया है उस जजमेंट वाले दिन के 30 दिनों के अंदर अंदर, अगले 30 दिनों के अंदर जाना जरूरी है। और अगर आपका जो नेशनल कमीशन ने जजमेंट दिया है, अगर आप नेशनल कमीशन के भी जजमेंट से खुश नहीं हो, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हो अपनी कंप्लेंट लेके, प्रोवाइडेड जो आपका सुनवाई है, जो भी आपका कंपेंसेशन है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है। अगर आपकी जो भी कंप्लेंट है उसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए से नीचे की है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे अपनी कंप्लेंट लेके नहीं जा सकते। आपको नेशनल कमीशन के दिए हुए पास किए हुए ऑर्डर से ही काम चलाना पड़ेगा, उसी से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो देखो यहां पे बात क्या है, मोटी एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन पे जा सकते हो अगर आपका क्लेम 20 लाख रुपए से कम का है भी। बट बात यह है आप चालू डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैसे करोगे? मानो आपका क्लेम जो है वो 5 लाख का है, आप स्टेट कमीशन में उस केस में नहीं जा सकते, स्टेट और नेशनल कमीशन में। बट अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस हार गए और आप चाहते हो कि मेरा केस दोबारा सुनवाई हो, तो उस केस में ऑल्दो आपका क्लेम 5 लाख रुपए का है, आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। और अगर आप स्टेट कमीशन में हार गए तो भी आप दोबारा नेशनल कमीशन में जा सकते हो। बट क्योंकि आपका क्लेम 5 लाख रुपए का है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए आपका क्लेम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। उसके बाद ये सिंपल से है, जो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, यानी एक जज होना चाहिए और 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए, यानी जज के 2 चेले होने चाहिए, जिसमें कि एक जो है वो फीमेल होना चाहिए ही चाहिए। आपके एक प्रेसिडेंट होगा जिसे हम जज कहते हैं, और उसके 2 मेंबर्स होंगे, मतलब जो जज को सपोर्ट करेंगे, और उनमें से एक बंदा जो है वो फीमेल होना चाहिए। बट नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, यानी एक जज होना चाहिए, बट जज के साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा लोग
लोग होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में तो क्या था, डिस्ट्रिक्ट में एक जज होगा, प्रेसिडेंट होगा, यानी जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, एक प्रेसिडेंट होगा और उसके साथ 2 लोग काम कर सकते हैं, ना कम ना ज्यादा। बट स्टेट के केस में आपका एक प्रेसिडेंट होगा और 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट के अंडर। और नेशनल में एक प्रेसिडेंट होगा और प्रेसिडेंट के साथ मिनिमम 4 लोग या 4 से ज्यादा लोग काम करेंगे। और इन तीनों केसेस में, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और स्टेट, तीनों केसेस में जो मेंबर्स होंगे जो प्रेसिडेंट के अंडर काम करेंगे, उन मेंबर्स में एक जो मेंबर है वो फीमेल होना कंपलसरी है ही है। स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के केस में जो प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के अंडर काम करने वाले लोग हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बट नेशनल कमीशन के केस में जो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के साथ जो काम करने वाले मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनको अपॉइंट जॉब जो देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होती है वो सेटअप करी जाती है हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी सेंट्रल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो स्टेट कमीशन है वो हर स्टेट की एक ही होती है और वो करी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो नेशनल कमीशन है वो पूरे कंट्री की यानी पूरी इंडिया की एक ही नेशनल कमीशन है और वो सेटअप करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स तीनों स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन तीनों के लिए सेम है। अगर स्टेट कमीशन के पास, नेशनल कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कोई कंप्लेंट आ सकती है तो ये तीनों कमीशंस जो गुड्स हैं, गुड को लैब्स में भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए अगर उन्हें जरूरत लगती है तो। और जैसे ही टेस्टिंग के रिजल्ट आते हैं, जो भी रिजल्ट आया है रिपोर्ट्स रिसीव करने के बाद, जो तीनों कमीशन है उन्हें ऑर्डर पास करना पड़ेगा दोनों, मतलब किसी ना किसी पार्टी के फेवर में। और ये चीज बहुत कंपलसरी और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पार्टी के ऊपर केस हुआ है उसकी भी हमें अपील सुननी पड़ेगी, उसका भी हमें पक्ष सुनना पड़ेगा। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि जिस बंदे ने केस किया है उसकी बात सुन के जजमेंट पास कर दे। जो भी बंदे ने केस किया है और उसकी बात तो कोर्ट ऑब्वियसली बात सुनेगा ही, बट जिस पे केस हुआ है उसकी भी बात कोर्ट के लिए कंपलसरी है सुनना। उसकी बात बिना सुने, उसका आर्गुमेंट बिना सुने कोर्ट कोई भी तरीके का जजमेंट पास नहीं कर सकता। अब देखो हम अगले टॉपिक पे आते हुए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ। देखो ये क्या चीज है कि इंडिया में क्या है, और जैसे कि इंडिया में हमारा लॉ हमेशा की तरह ढीला ही है, इंडिया में ये दिक्कत है कि इंडिया में जो कंज्यूमर लॉज हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। जैसे अमेरिका में जो होता है वहां पे कंज्यूमर की बहुत ज्यादा सुनवाई है, कंपनी के अगेंस्ट अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है तो तुरंत एक्शन लेती है जो वहां के कोर्ट्स जो है। बट इंडिया में चीजें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। और मजे की बात ये भी है, इंडिया में दिक्कत ये भी है कि इंडिया में जो कंज्यूमर्स होते हैं, आप और मेरे जैसे कंज्यूमर्स, उनको राइट्स पता ही नहीं, उन्हें ये चीज पता ही नहीं कि अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या उनके साथ कोई गलत हुआ है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में जाके लॉ के थ्रू वो अपने लिए कंपेंसेशन ले सकते हैं, वो अपने लिए अपनी सुनवाई करवा सकते हैं और जो भी उन्हें नुकसान हुआ है उसका पैसा ले सकते हैं। तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, इस चीज को, एजुकेशन को फैलाने के लिए इंडिया में कई सारे लोग मिलकर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनजीओस फॉर्म कर सकते हैं। एनजीओ क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं चलती। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है? ये बेसिकली कंज्यूमर्स को पहली बात एजुकेट करती है, मतलब ये कई सारी चीजें करती हैं, उनमें इनका मेन फंक्शन होता है कंज्यूमर्स को एजुकेट करना उनके राइट्स के बारे में। और इनका दूसरा काम क्या होता है मेन, कि कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, अगर कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है कि अगर उसके साथ किसी कंपनी ने फ्रॉड किया है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है, तो वो अपने उस नुकसान की भरपाई कैसे करे, कैसे वो कोर्ट में जाके केस करे, कैसे वो उस कंपनी के अगेंस्ट उस कंपनी को एक सबक सिखाए, ये चीज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ सिखाती हैं कंज्यूमर्स को। तो इनका बेसिकली काम क्या है? कंज्यूमर्स को सिखाना और कंज्यूमर्स के अंदर एक जागरूकता फैलाना। तो अब जो मेन टॉपिक है वो है रोल या फिर फंक्शंस जो ये एनजीओस या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन निभाती हैं। तो देखो ये मैं लिख नहीं रहा, सारे टॉपिक मैंने लिख नहीं रखे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास सुभाषित पड़ी है, इसके मैं सारे सब पॉइंट्स पढ़ रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं। आप अपनी बुक खोल सकते हो, मैच कर सकते हो हाथ के हाथ समझते हुए और समझ सकते हो। तो सबसे पहला जो मैं पढ़ रहा हूं वो है एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनी प्रोग्राम्स, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। जो मैंने नीचे बताया कि इनका मेन
मेन फंक्शन यही होता है कि कस्टमर्स को एजुकेट करना, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना, उनके पास जो जो राइट्स हैं या फिर जो जो रिलीफ वो ले सकते हैं अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी या मिलावट या कुछ भी बुरा हुआ है कंपनीज के अगेंस्ट, उसके बारे में एजुकेट करते हैं ये कंज्यूमर ग्रुप्स या फिर एनजीओज, प्रोग्राम्स रखवा के, पब्लिक प्रोग्राम्स रखवा के, सेमिनार्स रखवा के या फिर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स रखवा के। सेकंड इनका जो मेन फंक्शन होता है वो है एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स। मतलब क्या है, ये एनकरेज करते हैं कस्टमर्स को, बढ़ावा देते हैं कि कस्टमर्स प्रोटेस्ट करें और एक्शंस ले उन कंपनीज या उन सेलर के अगेंस्ट जो कि कोई एक्सप्लॉयटेटिव या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग करना या होर्डिंग करना। अगर आपको ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग नहीं पता क्या होती है, आप मेरे से व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। या फिर एमआरपी से ऊपर बेचना या फिर मिलावटी सामान बेचना। अगर कोई भी इंसान, कोई भी सेलर ऐसी हरकत करता है तो फिर कस्टमर को या कंज्यूमर को उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तीसरा जो है वो है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग एड लीगल एडवाइस एट एक्स्ट्रा इन सीकिंग लीगल रेमेडी। मतलब क्या है, कंज्यूमर ग्रुप्स और एनजीओस कस्टमर्स को एडवाइस देते हैं कि कैसे वो लीगली कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और कैसे वो कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, या फिर किसी कस्टमर को कोई भी तरीके की, कंज्यूमर को कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वो इनसे जाके एनजीओस या कंज्यूमर ग्रुप से जाके बात कर सकता है और ये कंज्यूमर ग्रुप्स उनकी हेल्प करते हैं। फोर्थ जो है वो फाइलिंग कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। मतलब क्या है, ये कंज्यूमर ग्रुप्स कस्टमर के बिहाफ पे, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, उनके बिहाफ पे कंपनीज के अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं appropriate consumer form में। फिफ्थ है पब्लिशिंग पीरियोडिकल एंड अदर पब्लिकेशन टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, रिलीफ अवेलेबल एंड एट एक्स्ट्रा। मतलब क्या है, ये ग्रुप्स जो है, एनजीओस जो है, ये पीरियोडिकल्स या फिर जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं मैगजीन्स या फिर बुक्स करते रहते हैं इशू टाइम टू टाइम, जिसमें वो कंज्यूमर्स की कॉमन प्रॉब्लम बताते हैं और एजुकेट करते हैं। बस उसमें सबको लिखा होता है कि यार क्या क्या वो रिलीफ ले सकते हैं कंज्यूमर और क्या क्या उन्हें एक्शंस लेने चाहिए कंपनीज के अगेंस्ट। सिक्स्थ है कैरिंग आउट comparative testing of consumer product in accredited laboratories to test relative qualities of competing brands and publishing the test result for benefit of the consumers। मतलब क्या है, ये पब्लिश करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करके। मतलब क्या है, लैब्स में भेजते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रांड्स के और फिर उनके बारे में लैब रिजल्ट्स को पब्लिश कर देते हैं पब्लिक के अंदर, बताते हुए कि कौन सा जो ब्रांड है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा ब्रांड झूठा है या कौन सा ब्रांड घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे ये कंपेयर कर सकते हैं अंकल चिप्स, लेस और जो भी चिप्स के अलग अलग ब्रांड्स हैं, इन सबको कंज्यूमर ग्रुप्स लैब्स में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए और फिर रिजल्ट जो है वो पब्लिक को बताते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। सेवंथ जो है प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, कैसेट्स ऑन फूड एडल्ट्रेशन, मिसयूज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एट एक्स्ट्रा। मतलब क्या है, ये कंज्यूमर ग्रुप्स और एनजीओस ये भी फंक्शन करते हैं कि ये फिल्म्स और कैसेट्स बनाते हैं। कैसेट्स तो यार आज के टाइम में कौन इस्तेमाल करता है, मतलब बेसिकली फिल्म्स बनाते हैं, रिकॉर्डिंग्स बनाते हैं, जो एक्सपोजर वाली वीडियोस आती है। अगर आपने देखी हो, आपके पास भी कोई आई हो कि कोई कंपनी अगर कुछ बुरा कर रही है, कोई कंपनी मिलावट कर रही है, कोई कंपनी कुछ गलत चीज कर रही है, कुछ ड्रग्स का मिसयूज कर रही है अपने प्रोडक्ट में, तो ये जो एनजीओस हैं, कंज्यूमर ग्रुप है, ये उनका एक्सपोजर वीडियो बनाते हैं और इनकी फैक्ट्रीज में घुस घुस के कोशिश करते हैं निकालने की कि क्या ये गलत कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें दिखा रखा था कि कैसे लुइस विटन या फिर केएफसी अब जानवरों पे जुल्म ढाते हैं, कैसे वो जानवरों को मारते हैं, कैसे उनके साथ बुरा व्यवहार करता जाता है इन कंपनीज में। तो ऐसी एक्सपोजे वीडियोस बनाना। लास्ट है ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन कंसर्निंग स्प्यूरियस एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स एट एक्स्ट्रा टू क्रिएट अवेयरनेस। ये देखो बार बार यही बेसिकली पॉइंट रिपीट हुए जा रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड कम से कम 3-4 पॉइंट बोले हैं अलग अलग चीजों के थ्रू कि वो कैसे एजुकेट कर सकते हैं। तो एक और एजुकेट करने का तरीका क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन कंसर्निंग स्प्यूरियस एंड एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स एट एक्स्ट्रा। मतलब क्या है, ये एग्जीबिशंस रखते हैं, मतलब पब्लिक को बुला के इनवाइट करके ये पब्लिकली सब बताते हैं कि कंसर्न्स बताते हैं कि कंपनीज अगर कुछ बुरा कर रही हैं और फिर बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इन कंपनीज के अगेंस्ट। जैसे
पेप्सी और कोको कोला के अगेंस्ट यार बहुत एग्जीबिशन होती रहती है कि कैसे ये बहुत बुरी है, कैसे हमारी हेल्थ को बर्बाद करती है और कैसे इनमें पेस्टिसाइड यूज होते हैं। तो एनजीओज और कंज्यूमर ग्रुप करते रहते हैं इन पे वर्कशॉप और एग्जीबिशन बताने के लिए, और फिर बताते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। ऑल्दो हम कुछ करते नहीं हैं, हम बस दोबारा उन्हें पीते रहते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है? देखो, हम ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहले हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, और फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों बिजनेसेस को करनी चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों बिजनेसेस के लिए ये चीज जरूरी है। सबसे पहली बात, कंज्यूमर इग्नोरेंस। ये क्या कहता है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है वो इग्नोरेंट है। अब इस चीज का क्या मतलब है? इंडिया का कंज्यूमर ना चीजों को इग्नोर कर देता है कि चल यार छोड़ना, कौन इतनी झंझट में पड़े। आपको किसी ने 20 रुपए की पानी की बोतल 25 रुपए में बेच दी, एमआरपी से ऊपर बेच दी, तो आप क्या कहोगे कि चल यार छोड़ना, कौन इतनी झंझट में पड़े, 5 रुपए तो फालतू भरे हैं। तो इंडिया का कंज्यूमर बहुत इग्नोरेंट है। तो इंडिया के कंज्यूमर को उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का होना जरूरी है। इंडिया के कंज्यूमर को उसके राइट्स जानना जरूरी है और एक्शन लेना जरूरी है। ऐसे इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कंपनी फिर क्या है, कंपनी को आदत पड़ जाएगी, वो फिर ऐसी हरकत करती रहेगी। और देखो, मैं इस चीज को पहले ही बता दूं, मैंने इस चीज को वीडियो में बहुत ज्यादा अभी तक बोला नहीं है, बट इस चीज को मैं बता दूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सिर्फ कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो कंज्यूमर की एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देता है। ये एक्ट के कंज्यूमर को एजुकेशन मिले उनके राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। अगला है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। ये पॉइंट क्या कहता है कि देखो, इंडिया का जो कंज्यूमर है ना वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। अब इस चीज का क्या मतलब है कि देखो, अगर एज अ कंज्यूमर आपके साथ कोई कंपनी मैल प्रैक्टिस करती है या आपको धोखाधड़ी करती है, तो आपको नहीं पता कि आप किस इंसान के पास जाओ। अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, आपको किसी भी तरीके की एडवाइस चाहिए, तो आपको नहीं पता कि आप किस कंपनी, किस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके पूछ सकते हो कि यार मेरे को इस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेना है, तो मैं कैसे एक्शन लूं। क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, और इंडिया में जो एनजीओज हैं और ये जो कंज्यूमर ग्रुप्स है बहुत कम है, और ये बहुत ज्यादा बिल्कुल भी इनके हाथ में पावर नहीं है। ना आपके आसपास के लोगों को पता होता कि कैसे किसी कंपनी के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में एक्शन लिया जाए, किसी कंपनी ने अगर आपके साथ बुरा किया तो क्या कर सकते हैं। तो इंडिया का कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है। तो जब तक इंडिया का कंज्यूमर एक साथ नहीं हो जाता, जब तक ये एनजीओज और ये कंज्यूमर ग्रुप्स बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हो जाते, तब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर को स्पेशली राइट्स देने की, कंज्यूमर को ज्यादा अटेंशन देने की बहुत जरूरत है। लास्ट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब क्या है कि देखो, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपनी मार्केट में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करने लगती है। मतलब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? मिलावटी सामान बेचना, या फिर ब्लैक मार्केटिंग करना, या फिर होर्डिंग करना, या फिर एमआरपी से ऊपर बेचना। ऐसी हरकतें कंपनीज करना चालू कर देती है अपनी सेल या फिर अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी एक्सप्लॉयटेशंस को रोकने के लिए इन कंपनीज के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है, जो कि सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ले सकता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर आता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। क्यों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है? पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखो, ये पॉइंट क्या कहता है कि एक कंपनी शायद आज एमआरपी से ऊपर बेच के, शायद आज ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग करके आज का प्रॉफिट बढ़ा ले, इस साल का प्रॉफिट बढ़ा ले, बट ये कंपनी की बेवकूफी होगी, ये कंपनी का बचपना होगा अगर वो ऐसी हरकत कर रही है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिर कस्टमर जो है उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगर उस कंपनी की इमेज खराब हो गई तो उस कंपनी का प्रोडक्ट की सेल लॉन्ग टर्म में आगे आने वालों सालों में गिर जाएगी। तो अगर कंपनी चाहती है कि वो लॉन्ग टर्म मार्केट में अपना इंटरेस्ट बनाए रखे, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ब्रांड इमेज बनाए, तो उन्हें कंज्यूमर के साथ कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी चाहिए और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन में बल्कि और अपना हाथ बटाना चाहिए। अगला है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई कंपनी किसी अपने कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करती है, कंज्यूमर की उनके साथ कुछ गलत करती है, तो गवर्नमेंट का पंगा, या फिर जिसे हम कहें गवर्नमेंट अपनी नाक घुसा सकती है उस कंपनी के काम में और उस कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकती है। जैसे अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट केस कर सकती है कंपनीज में। और अगर गवर्नमेंट ने जहां अपनी नाक अड़ा दी, उस कंपनी की धज्जियां उड़ जाएंगी यार। और इसका तुम सबसे बड़ा एग्जांपल मैगी के केस में देख चुके हो। मैगी की कैसी धज्जियां उड़ा दी गवर्नमेंट ने। तो अगर
अपना कंपनी चाहती है कि वो ढंग से काम करती रहे, गवर्नमेंट उनमें ना पंगे करे, तो फिर उन्हें कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है मोरल जस्टिफिकेशन। मतलब क्या है कि देखो, कंज्यूमर के साथ अच्छा बिहेव करना, कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना करना और कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना एक मोरल जस्टिफिकेशन है। मोरल का क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात, जैसे आप लोगों के मोरल्स हो सकते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते, या फिर आप किसी से बदतमीजी नहीं करते, कि लड़ाई नहीं करते। तो इस तरीके से कंपनीज के भी मोरल्स होने चाहिए, और उन मोरल्स में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन बहुत बड़ा होना चाहिए हिस्सा, क्योंकि कंपनी यार, कस्टमर भगवान है यार। हम कहते नहीं है कि ग्राहक भगवान होता है, तो उसके साथ अगर आप कुछ बुरा बर्ताव कर रहे हो, उसको आप गलत चीज बेच रहे हो, या फिर उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है, हमारे मोरल्स के अगेंस्ट है। अगला है बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। ये थोड़ा आप देखो, ये थोड़ा ना बिजनेस को इमोशनल किया जा रहा है यहाँ पे इस पॉइंट में, कि बिजनेसेस जो होते हैं वो सोसाइटी के रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है। मतलब क्या है, बिजनेस प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉय सोसाइटी से लेती है, जो इनपुट्स है सब, जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल है, वो सोसाइटी से लेती है, और जो अपना आउटपुट है वो भी सोसाइटी को बेचती है। तो जब बिजनेस सब कुछ कर ही सोसाइटी से ले रही है, कर रही है, अपना रॉ मटेरियल सोसाइटी से ले रही है, प्रोडक्ट अपना आउटपुट सोसाइटी को बेच रही है, तो सोसाइटी के लिए अगर वो कुछ बुरा करे, सोसाइटी में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो सोसाइटी को नुकसान करता है, तो ये बहुत चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिजनेस को। और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहता है? ये बेसिकली फोर्थ पॉइंट की एक्सटेंशन है कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के कई सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबल है। वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने सप्लायर्स को उनके रॉ मटेरियल जो उन्होंने खरीदा है उसको पैसे देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट क्वालिटी बेचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा, यानी अपने ओनर्स को एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट बिजनेस ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं निभा सकता जब तक वो कस्टमर को खुश ना रखे, जब तक वो कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट ना दे, एक अच्छी क्वालिटी ना दे, एक अच्छी सेफ्टी ना दे। तो इस वजह से, ताकि बिजनेस अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सके, अपने ओनर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अपने अपने सप्लायर, अपने डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, जब तक वो उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकता, जब तक वो अपने कस्टमर को खुश ना रखे। तो इस वजह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कस्टमर को सेटिस्फाई रखना बहुत जरूरी है। तो गाइज, ये थी क्विक वीडियो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज आप रात को 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब करना चाहो आप कर सकते हो, मैं पूरे टाइम अवेलेबल हूं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, या फिर इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो आप। ये रहा 08076977 तो आप इस पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत बात कर सकते हो। तो बाय गाइस, और बेस्ट ऑफ लक यार कल के एग्जाम के लिए।